अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ारा शफ़ी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद मुजाहिद। मुजाहिद साहब की एब्सेंस में आज इस प्रोग्राम की मेज़बानी मैं कर रही हूं और इस प्रोग्राम के आगाज़ में हम बात करेंगे मिडल ईस्ट क्राइसिस के हवाले से। दुनिया एक बार फिर जंग के दहाने पर आ गई है। ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर पहले अमरीकी और फिर इजरायली हमलों ने खित्ते के अमन को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है। सवाल ये नहीं है कि पहले हमला किसने किया, सवाल ये है कि कब तक जो ताकतवर हैं मजलूमों पर बेजा तशद्दुद करते रहेंगे, उन्हें जबर का निशाना बनाते रहेंगे, कब तक उनकी कोशिश होगी कि अपनी ईमा पर उनको झुका सकें। ईरान जो कि हमेशा से ही अपनी खुद मुख्तारी, अपनी सालमियत, अपनी इंटीरियल टेरोग्रिटी के हवाले से अलम बरदार भी रहा है, लेकिन अब वो आलमी ताकतों के निशाने पर आ गया है। इंटरनेशनल कवानीन क्या सिर्फ और सिर्फ ताकतवरों के लिए रह गए हैं, और ख़ासकर जो यूनाइटेड नेशंस है क्या वो इस जुल्म पर खामोशी इख्तियार करके इस पर मोहरे तस्दीक नहीं लगा रहा है। तो ये कुछ अहम मौज़ूआत हैं जिन पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। फिर हमने वेस्ट का एक डुअल स्टैंडर्ड भी देखा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जब इलेक्शन कैंपेन लड़ रहे थे तो उन्होंने पेंसिल्वेनिया में अपनी रैली से खिताब करते हुए कहा था कि अगर वो इक़्तिदार में आएंगे तो वो जंगें रुकवा देंगे। लेकिन ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि उन्होंने एक नया फ्रंट खोल दिया है। आपको याद होगा कि उनका जो लास्ट टेन्योर था उसमें भी वो ईरान को धमकियां देते रहे थे, हत्ता कि ये तक कह दिया था कि किसी मुल्क ने अगर ईरान से तेल लेने की कोशिश की तो उसे वही सैंक्शंस का, वही कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा जो कि ईरान को इस वक्त है। तो जो ये रिफ्ट है ये नई नहीं है, ये बहुत पहले से चल रही है। और जो ये प्लान है जिस पे फ्रंट पे रखा गया इसराइल को सबको पता है कि पुश्त पनाही इसकी कौन कर रहा है। तो ये जो कुछ अहम मौज़ूआत हैं इन पे आज हम डिस्कशन भी करेंगे, लेकिन सबसे अहम ये भी होगा देखना कि ईरान की जानिब से अब रिटेलिएशन अटैक किस तरह का आता है। क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ ये खबर आई थी कि उनकी पार्लियामेंट ने इस बात की मंजूरी दे दी है कि स्टेट ऑफ हॉर्मस को वो ब्लॉक करने जा रहे हैं। ये 33 किलोमीटर का एक नैरो पैसेज रास्ता है, और अगर इसे बंद किया जाता है या इसे चौक किया जाता है तो न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया में ही इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। क्योंकि ये इंतहाई एक अहम समंदरी रास्ता है जो मशरिक़ वस्ता में तेल की दौलत से मालामाल ममालिक को एशिया, यूरोप और शुमाली अमरीका समेत दीगर दुनिया तक ईंधन पहुंचाने के लिए भी अहम। अब अमरीकी एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक रोजाना 2 करोड़ से ज्यादा बैरल तेल आबनाए हुर्मुज़ से गुजरता है, जो आलमी समंदरी तेल की तिजारत का तकरीबन 30% और दुनिया के कुल तेल के इस्तेमाल का 5वां हिस्सा है। यही नहीं, तकरीबन 8 करोड़ 50 लाख टन कुदरती गैस भी सालाना यहाँ से गुजरती हुई आलमी LNG तिजारत का तकरीबन 21% बनती है। इसके अलावा जो JP मॉर्गन नामी आलमी इदारा है उसने भी खबरदार किया है कि स्टेट ऑफ हॉर्मस बंद होने से तेल की कीमत फ़ी बैरल 120 से 130 डॉलर तक पहुंच सकती है, जो इस वक्त $76 फ़ी बैरल बताई जा रही है। इसके अलावा जनाब अरब न्यूज़ के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ सिर्फ एक आबी गुजरगाह नहीं है बल्कि आलमी दुनिया को ईंधन पहुँचाने का मरकज़ी रास्ता है, जिसकी बंदिश आलमी मईशियत बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। और जो रिसेंट अभी अमेरिका ने किया है, इसके जो आप कह सकते हैं कि सिम्टम्स हैं या कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो हम अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में भी देख सकते हैं कि वहाँ पर भी मामलात अब मंदी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। दुनिया का तकरीबन 20% तेल स्टेट ऑफ हॉर्मस से गुजरता है। रोज़ाना 1.6 बैरल तेल यहाँ से गुजर रहा होता है। तो इस पर हम बात करेंगे और हमारे साथ हमारे गेस्ट भी मौजूद हैं। अल्लामा हसन ज़फ़र नकवी साहब जो कि बिलोंग करते हैं MWM से, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। सर बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला है सारी सिचुएशन पर। सर अब क्या मामलात देख रहे हैं? एंड सेकेंडली ईरान ने कहा है कि अब वो स्टेट ऑफ हॉर्मस को बंद करने जा रहे हैं, आप क्या समझते हैं सर, इसके रेमिफिकेशंस क्या होंगे? आसान तक रहू शैम वाह हुआ खैरुल लकुम। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो तुम्हें बज़ाहिर अपने लिए बुरी लगती हैं, लेकिन अल्लाह ने उसमें तुम्हारे लिए खैर और अच्छाई छुपा के रखी होती है। देखिए बात है कि इसी प्रोग्राम में मैंने जब ये गज़ा पर हमला हुआ था तो 2-4 रोज़ के बाद ही मैं इस प्रोग्राम में आया था, तो मैंने मुजाहिद साहब की खिदमत में अर्ज़ किया था कि जंग शुरू हुई है और ये जंग जाएगी आलमी जंग तक। तो बहुत सारे लोगों को बात का यकीन नहीं आ रहा था। देखिए बात यह है कि
ईरान से दुश्मनी का सबब क्या है, वजह क्या है? हम आपको पहले ये ज़रा सा 2 मिनट में बता दें कि उसका सबब ये है कि यही ईरान आंखों का तारा था 11 फरवरी 1979 से, यानी 1979 से पहले ये आंखों का तारा था मगरिब की। और ये जनाब शाहों का शाह था, शहनशाह था ईरान, और ये वाहिद मुल्क था जिसमें इसराइल का सफारत खाना था। इमाम खुमैनी 79 के बाद नहीं, हम बारहा कह चुके हैं कि उनका रिकॉर्ड उठा के देखिए, 1964 की उनकी तकरीर मौजूद है जो उन्होंने मदरसे फैज़िया में की थी, जिसके बाद सारा कत्ल वारत गरी की थी शाह ने ईरान में। तो उसमें उन्होंने ईरान, अमेरिका और इसराइल को सबसे बड़ा दुश्मन करार दे दिया था। यानी उनकी तहरीक का पहला नुक्ता ही इसराइल के नासूर को ख़त्म करना था, इनकलाब से भी 15 साल पहले। तो जब ये इनकलाब आया तो ग्रेटर इसराइल का ख्वाब उनका रास्ते में रुक गया, जिस पे वो आसानी से अमल करते चले आ रहे थे ना। 67 में उन्होंने बैतुल मुक़द्दस ले लिया, 72 में उन्होंने जुलान की पहाड़ियाँ ले ली, सहराए सीना ले लिया, कोई रुकावट नहीं थी। और जिनसे लिया वो भी दोस्त बन गए, बल्कि आज वो उनके अड्डे बने हुए, इसराइल और अमेरिका के वो अड्डे बने हुए। ठीक है, अमेरिका, ईरान जो था उसके रास्ते में रुकावट बन गया, सबसे बड़ी रुकावट बन गया, क्योंकि ईरान ने सफारत खाने को, इसराइल के सफारत खाने को सफारत खाना बना दी। अब ये तो हमने खुलासा ज़रा सा बताया कि सबब क्या है। दुश्मनी का सबब यह है कि ईरान सबसे बड़ी रुकावट है। अब देखना यह है कि इसमें हुआ क्या। देखिए, बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है ना, जनाब इसराइल ने चढ़ाई की, ईरान ने पिटाई की, तो अब चीखा चिल्लाए कि अमेरिका को मदद के लिए पुकारा। भाई बराह रास्त आओ, अमेरिका को बराह रास्त आना पड़ा। तो 2-3 नतीजे अच्छे अच्छे जो निकले वो एक को आपको बताएं। एक तो ये हुआ कि मगरिब का और अमेरिका का डेमोक्रेसी का, ह्यूमन राइट्स का, और वो जनाब फलाह हुकूक का सब की नकाब उतार के फेंक दी ईरान ने। एक हफ्ते के अंदर अंदर जो ढका छुपा था ना, कुछ लोग जानते थे कुछ लोग नहीं जानते थे, वो ऐसी नकाब उतार के फेंकी कि कल आप गवाह हैं कि लॉस एंजलिस में, वाशिंगटन में, न्यूयॉर्क में उनकी कौम खुद निकल आई अपनी हुकूमत के खिलाफ। एक बात। एक नतीजा तो ये निकला कि पूरी दुनिया को मालूम हो गया कि ये बदमाश हैं और बदमाशी करना चाहती है। इनके लिए ना यूएनओ, ना कोई दुनिया का कानून। ये कौन सा कानून है कि IAEA जो है वो ईरान का तो दौरा करे, वहाँ के लिए सारी रिपोर्टें बनाए। इसराइल में जाने का हक नहीं है, इसराइल उसका मुआहदे का रुकन भी नहीं है, NPT का। वो कुछ उसके वो जो कुछ करता रहे, वो दंदनाता फिरे, मारता फिरे, कभी इसको मारे कभी उसको मारे। उसने खंडर बना दिया गजा को, फ़लस्तीन को। तो जो सबसे बड़ा हामी, अमली तौर पर जो हामी फ़लस्तीन का रहा है, वो ज़ाहिर के शुरू से आज तक ईरान रहा है। ईरान ने तो की हिमायत। तो ईरान ने एक काम तो ये किया कि इनकी बदमाशी का भरम तोड़ दिया और पूरी दुनिया के सामने इनको बेनकाब कर दिया कि ये लोग हैं। देखिए, ज़मीनें तबाह होने से, घर तबाह होने से, बिल्डिंगें तबाह होने से नज़रियात तबाह नहीं होते। ये जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं ना, इस कुर्बानियों का समर ये निकल रहा है कि वो ये समझे थे कि जब हम ईरान पर अटैक करेंगे तो आलम इस्लाम इनका साथ नहीं देगा, क्योंकि सारे तो उनके अड्डे बने हुए हैं, यानी अक्सर तो उनके अड्डे बने हुए हैं। पूरे खलीज फारस पे सारे अड्डे तो उन्हीं के पास हैं, उन्हीं में अड्डे अमेरिका के, कोई साथ नहीं देगा। लेकिन ये देखें ना, अल्लाह भी है ना, एक ताकत है। तो क्या किया जनाब, आज पूरा आलम इस्लाम नहीं, उम्मत इस्लामिया की बात मैं कर रहा हूँ। उम्मत इस्लामिया किसके साथ खड़ी है? ईरान के साथ खड़ी है, क्योंकि इसराइल ने जो जुल्म और सितम रवा रखा है, उस जुल्म और सितम की वजह से ये ख्वाहिश थी उम्मत मुस्लिमा की, कोई तो हो जो इसको लगाम डाले। तो आयरन डोम का जो उन्होंने पूरा बनाया था, उसको मैं कहता हूँ मकड़ी का जाला। बिल्कुल आपने वजह फरमाया, खासकर जो आपने जिक्र किया आयरन डोम के हवाले से, वो किस तरह से एक्सपोज हुआ है वो पूरी दुनिया ने देख लिया है। सर, आपका पॉइंट आ गया है, साथ ही रहिएगा। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब, एक्सपर्ट इन ग्लोबल अफेयर्स, ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। सर, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला। और सर बताइएगा कि आप क्या समझते हैं, अब ईरान की जानिब से जो रिटेलिएशन अटैक्स हैं वो किस तरह के हो सकते हैं? क्योंकि आज भी खबर आई थी जो कि बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश नहीं हुई कि सीरिया में एक अमेरिकन बेस को टारगेट किया गया है। बहुत शुक्रिया। पहले तो आपने प्रोग्राम के अंदर मदऊ किया। मैं पहले मौलाना साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा। बुनियादी तौर पे उन्होंने जो 1979 रेवोल्यूशन की बात की है, एकेडेमिया के अंदर इसको हम कहते हैं फर्स्ट रिवॉल्ट अगेंस्ट द वेस्ट। और जो मगरिब का एक इनविजिबल जो स्ट्रक्चर है कॉलोनियलिज्म का, उसके खिलाफ एक रिविजनिस्ट पावर बन के ईरान नजर आया। और इस बदलती हुई दुनिया में, इस बदलते हुए निज़ाम में, जिसको हम ट्राइपोलर वर्ल्ड कह रहे हैं, एक तरफ अमेरिका, इंडिया, इजराइल, दूसरी तरफ चाइना, रशिया और ईरान, और तीसरी तरफ यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन को मैं अमेरिका से अलहदा समझता हूं, और उसकी 2 दलीलें हैं। पहली दलील ये है कि इस सारे वक़्वे के अंदर आप अगर मैक्रोन को देखें तो उसने पूरी कोशिश की है कि वो अमेरिका को रोके कि अमेरिका स्ट्राइक न करे ईरान के ऊपर, नंबर 1। नंबर 2, जो इस वक्त वजीर खारजा हैं बरतानिया के, डेविड लेमी,
उन्होंने भी गुरेज किया है अमेरिका के इन हमलों को लेजिटिमाइज करने से। बीबीसी के रेडियो 4 के ऊपर उन्होंने इंटरव्यू देते हुए बात को इधर उधर कर दिया। तो यूरोपियन यूनियन इस वक्त जरा मुख्तलिफ अंदाज से प्ले करने की कोशिश कर रही है। अलबत्ता उनका इन्फ्लुएंस इस वक्त नजर नहीं आ रहा अमेरिकन पॉलिसी मेकिंग के अंदर। लिहाजा इस बदलती दुनिया में, ट्राइपोलर वर्ल्ड में, हाँ। ईरान रिविजनिस्ट पावर एक और रिविजनिस्ट पावर के साथ मिल गया जिसे आप राइजिंग चाइना कहते हैं, और दूसरी तरफ रिसर्जेंट रशिया। तो लिहाजा ये वेस्ट को कबूल नहीं है कि वो ईरान जो कि लगातार अमेरिका के इनविजिबल स्ट्रक्चर ऑफ कॉलोनियलिज्म को चैलेंज कर रहा है मिडिल ईस्ट डॉक्टर में। साहब, और जो उसके मैं समझी स्टडी हूँ आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो न्यू ग्लोबल अलाइनमेंट बन रहा था उसे रोकने के लिए बेसिकली ये हमले किए जा रहे हैं। ईरान के खिलाफ हमेशा हमले हुए, ये आज कोई नई बात नहीं है, इसकी हिस्ट्री है और मौलाना साहब भी बिल्कुल इसकी वजाहत करेंगे। 1979 के रेवोल्यूशन के फौरन बाद उनकी पार्लियामेंट उड़ा दी जाती है, हम्म। कैबिनेट उड़ा दी जाती है, पूरी जुडिशरी उड़ा दी जाती है, उनकी की लीडरशिप लायक शहीद मुत्तेरी को उड़ा दिया जाता है। और मकसद ये था कि इसे कमजोर करें, और जब कमजोर नहीं हुई तो उसके बाद इराक के साथ 8 साल जंग करवा दी जाती है, वहां पे भी कामयाबी नहीं मिली। ईरान के खिलाफ सैंक्शंस लगाए जाते हैं और फिर एक फिरका वारियत जंग शुरू करवाई जाती है, बिकॉज वेस्ट का ख्याल था कि ये रिवॉल्ट अगेंस्ट वेस्ट का असर इराक, पाकिस्तान और तुर्किया में आएगा। तो फिर आपने देखा कि फिरका वारियत यहाँ पे बढ़ाई गई, और इसके बाद ईरान ने अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना जाल बुना, जिसको आप एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं, हमास की सूरत में, हिजबुल्लाह की सूरत में, और इसके साथ हशद शैबी की सूरत में, हम्म। होसीज की सूरत में। और उसे तोड़ने के बाद, कमजोर करने के बाद, जिसे आप ट्रिपल एच कहते हैं, जी। अब वॉर ईरान के बॉर्डर पे लाई गई है। लेकिन ईरान दोबारा खड़ा हो गया है, और लगता बिल्कुल ये सर, है इस आपने वक्त जो बिल्कुल सही टाइड है। फरमाया कि ईरान पर जो हमले हैं वो नए नहीं हैं, बल्कि एक सीरीज ऑफ इवेंट है जो कि हम खुद भी देख रहे हैं। तो अल्लामा साहब, मुझे ये बताइएगा, ये तो बड़ा रोज़े रोशन की तरह आया है कि ईरान अफगानिस्तान, सीरिया, लीबिया नहीं है, उसकी अपनी एक बड़ी रिच हिस्ट्री है, और ख़ासकर जो जज्बा है, शहादत परवरी का जज्बा, उसकी तो कोई मिसाल नहीं मिलती है। मतलब यहूदी लड़ रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन जो ईरानी हैं वो लड़ रहे हैं शहादत के जज्बे के लिए। तो दोनों को एक तरफ तो रखा बिल्कुल भी नहीं जा सकता। अब बेटा, पहले तो मैं डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं उस पर बात नहीं करूँगा, क्योंकि उन्होंने बहुत मुख्तसर से वक्त में माशाल्लाह बहुत उम्दा तरीके से जायज़ा ले लिया सारे इनकलाब में जो पिछले सारे सानिहात हुए, मैं भी उन पर बात करता रहा हूँ। देखिए, एक उसूल हमेशा याद रखिए, तारीख़ का उसूल है, जिस हुकूमत के पीछे उसकी कौम खड़ी हो ना, उसे सारी दुनिया मिलकर भी शिकस्त नहीं दे सकती, और जिस बड़ी से बड़ी ताकत के पीछे उसकी कौम ना हो, वो शिकस्त खा जाते हैं। अभी सूरत हाल ये कि इतनी बमबारी करने के बावजूद कल इतना बड़ा इन्होंने अटैक किया उनके साइट्स के ऊपर, तारीख में पहली बार वो बम इस्तेमाल किया गया ईरान के ऊपर। लेकिन आपने देखा कि उसके 2 घंटे के बाद पूरा ईरान सड़कों पे था, पूरी कौम सड़कों पे थी, और उनका सदर उनके दरमियान था। तेहरान में जो लोग निकले हैं तो उनका सदर पेज़ेश्कियान लोगों के दरमियान चल रहा था, लोगों का जोश व खरोश देखने वाला था। तेहरान, कुम, असफहान, शिराज, मशहद सब आपका मीडिया देता रहा, वो था। और दूसरी तरफ क्या पोजीशन है? दूसरी तरफ ये पोजीशन हुई कि इस हमले के फ़ौरन बाद अमरीकी सड़कों पे निकले अपनी हुकूमत के खिलाफ के नो मोर वार, ठीक है जनाब। और उसके और उधर इसराइल में क्या हो रहा है? इसराइल में नेतन्याहू के बेटे की पिटाई हो जाती है, पकड़ के मार रहे हैं लोग, क्योंकि उनको वो इस चीज़ के आदी नहीं है ना, वो सन ऑफ सॉइल नहीं है, वो सब बाहर से लाए गए हैं, वो अय्याशी की ज़िंदगी गुजारने के आदी हैं, लिहाजा वो खौफ के आलम में उनका हाल बुरा है। वो हुकूमत के साथ नहीं, वो चिल्ला रहे जंग बंद करो, जंग बंद करो, वहाँ कौमें पीछे नहीं है। और वो देखिए कितनी अहमकाना बात की उसने, तारीख के उसूलों को झुटलाया है कि ताकत से अमन आता है, ताकत से हमने फिरौन नहीं ला सका, नमरूद नहीं ला सका, हिटलर नहीं ला सका, तो फिर इसका मतलब हिटलर की थ्योरी सही थी, तुम हिटलर को सेकंड कर रहे हो, हालांकि हिटलर से तुम आगे बढ़ चुके हो, लेकिन तुम सेकंड कर रहे हो ना कि वो ताकत के जरिए से हर चीज़ हासिल करना चाहता था। तो फ़र्क यह है दोनों कौमों में कि ईरान में अब तक उनकी कौम अपनी हुकूमत की, अपनी फ़ौज की, अपनी सिपा के पीछे खड़ी है। ये उनकी फर्स्ट लाइन ख़त्म करने के बाद ये समझे थे फ़ौजी क़यादत को वगैरह, क्योंकि अब ये गए, इनका किस्सा हो गया, वो भूल गए तारीख कि एक ही वक्त में उनका सदर और वज़ीर आज़म, सदर मोहम्मद अली रजाई, वज़ीर आज़म जवाद बाहुनर उड़ाया गया, उनकी पार्लियामेंट उड़ाई गई, और उनके बड़े बड़े लोग आयतुल्लाह बहिश्ती, आयतुल्लाह, लेकिन और उसी में जंग भी मुसलत कर दी गई, लेकिन उन्होंने सर्वाइव किया। क्यों? मैं आपको बताऊं, उनका एक इसके अलावा भी एक कौमी वक़ार है, वो एक प्राउड है उनका, ईरानी होना। 5000 साल की उनकी तारीख है, और ये यूरोप भी जानता है, सब जानते हैं। जो अभी डॉक्टर साहब ने बहुत उम्दा बात की कि यूरोप जो थोड़ा हिचकिचाता है, क्योंकि वो जानते हैं कि इसकी एक हिस्ट्री है। अब देखिए,
अमेरिका की हिस्ट्री तो 300-350 साल पुरानी है ना। एक बात शायद दीवाने की बढ़ लगे लोगों को, लेकिन मैं एक बात यहाँ ज़रूर करना चाहता हूँ कि अमेरिका ने एक ऐसा इक़दाम उठाया है कि ख़ुद अमेरिका में इसके असरात जो आएंगे ना, वो आगे चलकर शायद इसकी तकसीम का बाइस बने। क्यों, मैं आपको बताऊँ। और सर बिल्कुल असरात आना शुरू भी हो गए हैं, क्योंकि जो अमेरिका की मेन शहर हैं, उनकी मेन शाहराएं हैं, वहाँ पर किंग्सशिप यानी कि जो ट्रम्प की गलत पॉलिसीज़ हैं, गलत फैसले हैं, उन पर एहतजाज का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। कल हमने देखा कि जो उनके सेनेटर हैं बर्नी सैंडर्स, उन्होंने भी कहा कि इन्होंने हमला करके अमेरिकन आइन की भी खिलाफ वर्जी की है। तो ऐसा नहीं है कि उनके लिए विन विन सिचुएशन पैदा हो गई है और सारी मुश्किलात ईरान के लिए है। इस पर हम मजीद भी बात करेंगे, हमारे पैनलिस्ट भी हमारे साथ होंगे, लेकिन जाहिर है मुझे अभी के लिए कहा जा रहा है तो ब्रेक्स जब वापस आएंगे तो कंटिन्यू यहीं से करेंगे। वेलकम बैक जनाब। और ब्रेक के दौरान ये एक अहम डेवलपमेंट हो गई है और अमेरिका ने अरब ममालिक के ज़रिए जंग बंदी के पैगामात भिजवाने शुरू कर दिए हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ईरान की दहशत, उसका खौफ सहूनियों पर और अमरीकियों पर इस वक्त तारी हो चुका है। तो इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन मीन टाइम आज एक और भी डेवलपमेंट हुई है और पाकिस्तान ने भी अपना फर्म स्टांस दिखाया है कि मॉरली और डिप्लोमेटिकली वो ईरान की भरपूर हिमायत करता है और हर फोरम पर इस मामले को उठाया जाएगा। पाकिस्तान ने स्ट्रांगली इसे कंडेम भी किया है। आज पार्लियामेंट में हमने देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से भी बड़ा अहम नुक्ता उठाया गया, जब उन्होंने कहा कि इजराइल ने पहले फ़लस्तीन पर, फिर लिबनान पर और दीगर ममालिक पर भी बमबारी की, वहाँ अपनी जारियत दिखाई और उसके बाद अब वो ईरान तक पहुँच चुका है। लेकिन आज भी अगर हम खामोश रहे तो अगला नंबर हमारा भी हो सकता है। तो एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा, पहले वो सुन लेते हैं और उसके बाद फिर उस पर बात करेंगे। हमें इस हम मजम्मत करते हैं। This time first they came for the Palestinians, but the world did not speak out because they weren't Palestinian. Then they came for the Lebanese, but we did not speak out because we were not Lebanese. And then they came for the Yemenis, but we did not speak out because we're not from Yemen. And now they have come for Iran. If we do not speak out, Mr. Speaker, there will be no one left when they come for us. जैसा कि आपने सुना कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़ा अहम नुक्ता उठाया है और मीन टाइम हमें एक्सपर्ट इन ग्लोबल अफेयर काशिफ अली साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है, तो उन्हें भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। काशिफ अली साहब, ये फरमाइएगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी के पॉइंट को आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि नेतन्याहू का एक क्लिप भी बड़ा वायरल हुआ था 2011 का, जिसमें उन्होंने ये बात की थी कि ईरान के बाद वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिसमेंटल करना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया। देखें, उन्होंने बिलावल साहब ने बहुत ही इंपॉर्टेंट नुक्ते की तरफ उन्होंने मुतवज्जे किया है कि जो इसराइल के तोसी पसंदाना अज़ाइम हैं या जो उसकी जारियत है वो किसी एक इस्लामी मुल्क तक महदूद नहीं है। उन्होंने बहुत ही राइटली पॉइंट आउट किया है कि ये सिलसिला जो जारियत का है ये गजा से शुरू होता है, फिर उसके बाद लबनान पर जारियत की जाती है, वहां पर कत्लेआम किया जाता है, गजा में नस्ल कुशी की जाती है, शाम के अंदर ना सिर्फ वहां पर रिजीम चेंज किया जाता है बल्कि वहां पर 500 मुरब्बा किलोमीटर से ज्यादा शाम का इलाका उस पर कब्जा कर लिया जाता है, उसकी पूरी शाम की मिलिट्री कैपेबिलिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। उसके बाद फिर ये सिलसिला शुरू जो हुआ था वो वहां रुकता नहीं है और ये जारियत जो है इसराइल की ईरान तक पहुंचती है। तो बिलावल भुट्टो साहब ने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया है कि इसराइल का ये तोसी पसंदाना जो अज़ाइम है ये सिर्फ फलस्तीन के लिए, लबनान के लिए, शाम के लिए या ईरान के लिए खतरनाक नहीं है, बल्कि ये तमाम इस्लामी ममालिक के लिए खतरा है, खासकर उन इस्लामी ममालिक के लिए जिनके पास स्ट्रॉन्ग मिलिट्री है या उनके पास मिसाइल कैपेबिलिटी है या उनके पास जोरी ताकत है। और ये बात समझने वाली है क्यों इसराइल इन ममालिक से खतरा महसूस करता है। उसकी वजह यह है कि इसराइल एक गासिब रियासत है, वो इस्लामी ममालिक की सरजमीन पर कब्जा करके एक जाली रियासत बनाई गई है। तो इस वजह से इस खित्ते में जो भी इस्लामी ममालिक ताकतवर हैं, जो मिलिट्री कैपेबिलिटी रखते हैं या मिसाइल पावर रखते हैं या जोरी टेक्नोलॉजी की तरफ पुरअमन ही सही उस तरह वो सफर करना चाहते हैं या इरादा रखते हैं, तो इसराइल उन्हें अपने लिए थ्रेट समझता है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो उसकी वजह यह है कि इसराइल खुद जारहाना अज़ाइम रखता है। इस पूरे खित्ते में अगर आप देखें तो वाहिद वो इसराइली रियासत है जोरी अदम फैलाव को जो मुआहदा है NPT, वो उसकी बाकायदा रुकन नहीं है और इसके साथ साथ उसके पास
200 जोहरी हथियार सर हैं आप और एनपीटी का इसराइल की जिक्र जो कर रहे पॉलिसी हैं है तो ईरान ने तो उसके सर नीचे एक सीटीबीटी ambiguity भी है। साइन कर रखी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो वेस्ट है या जो आईएई है उनके ड्यूअल स्टैंडर्ड्स देखने में आते हैं। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब, आपको भी मैं शामिल गुफ्तगू करना चाहूँगी। पहले तो जाहिर है बिलावल भुट्टो जरदारी का जो शॉट है, जो स्टेटमेंट है, वो आपने भी देखा है, उस पर आपकी क्या राय है वो बताइएगा। और दूसरी बात ये कि अमेरिका और इसराइल खुद इतने मौलिक हथियार रखते हैं, लेकिन जो दूसरों का एक पुरअमन न्यूक्लियर प्रोग्राम है, खासकर ईरान का, उसको दुनिया के लिए खतरा करार देते हैं। मैंने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो स्टेटमेंट सुनी है वो बहुत ही रैशनल है और उसके एम्पिरिकल एविडेंसेस हमारे सामने मौजूद हैं और कुछ तारीखी हकाइक मैं आपके सामने रख देता हूँ। 1979 में इजराइल की प्राइम मिनिस्टर थे बेजिन, उन्होंने मार्गरेट थेचर प्राइम मिनिस्टर ऑफ बर्तानिया को खत लिखा कि कजाफी हेल्प कर रहा है पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में बाय फंडिंग दिस प्रोग्राम, जिसको मार्गरेट थेचर ने डिस्करेज किया। उसके बाद इजराइल ने ताउन शुरू कर दिया भारत के साथ 1981 और 1984 दोनों मौके के ऊपर पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर अटैक करने की कोशिश की। इंफॉर्मेशन लीक आउट हुई और पाकिस्तान ने थ्रेट किया और फिर मई 1998 में तो आपको याद ही होगा इजरायली F-16 अदमपुर पहुंच गए थे, जिसे इस दफा हमने टारगेट किया और S-400 सिस्टम को उड़ाया। यहां से पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर हमला करना चाहते थे। इसके साथ साथ आपने नेतन्याहू की 2 बार से जायद ये स्टेटमेंट और इंटरव्यू सुन रखे हैं कि जिसके अंदर उसने कहा है कि ईरान के बाद दूसरा बड़ा दुश्मन हमारा पाकिस्तान है और इवन उनके जो प्रोफेसर्स हैं उनका भी कहना है कि ईरान के बाद नेक्स्ट टारगेट जो है पाकिस्तान होगा। और फिर रिसेंटली जो इंडिया के साथ हमारी मुठभेड़ हुई जिसमें हमने इंडिया के गुरूर को खाक में मिला दिया, उसके पीछे इजरायली एडवाइजर, इजरायली जेमर्स, इजरायली ड्रोन शामिल थे और उनको शर्मिंदा होना पड़ा और वहां से भागना पड़ा। तो इस पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो वॉर हमारे वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर खड़ी है। इससे पहले कि एक मजबूत ईरान की दीवार को अगर हम सहारा नहीं देंगे तो डेफिनेटली इसका असर पाकिस्तान के अंदर आएगा एंड वी विल फेस 2 फ्रंट वॉर। दूसरी तरफ आपने जो सवाल पूछा वो क्या सवाल था? दूसरा एक आपने सवाल पूछा। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया है और अलामा साहब की तारीफ में बढ़ना चाहूँगी कि सर आपका पहले तो नुक्ता नज़र क्या है। बड़ी ज़बरदस्त ये स्टेटमेंट दी है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने। और सर एक सवाल मेरा ये भी है कि इसराइल के नज़दीक हर खुद मुख्तार इस्लामी रियासत एक ख़तरा क्यों है जिसे वो बदलना चाहता है? देखिए मेरा बेटा, बात यह है कि जो पाकिस्तान ने पहले दिन से स्टैंड लिया है वो ज़बरदस्त। इसमें देखिए मुखालिफत मुआफ़क़त की बात नहीं है। हम सियासी तौर पे किसी भी पार्टी से वाबस्ता हों, कुछ भी हो, जैसे इंडिया ने हमला किया हम पर, तो हम ये थोड़ी देखेंगे कि कौन सी हुकूमत लड़ी। हमारा मुल्क है, हमारा वतन है। तो आज हमारी पार्लियामेंट ने बतौर कुल्ली, बिलावल साहब और पूरी पार्लियामेंट जितने भी है, अपोजिशन के हों या हुकूमत, उन्हीं ने ईरान की हिमायत में बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है, खड़े हैं सब। लेकिन देखिए हमारी मुश्किलात क्या हैं, हम आपको बताएं। अरब ममालिक के जो अवाम है ना, उनके भी दिल फ़लस्तीन और ईरान के साथ धड़क रहे हैं। मैं आपको बता दूं, या आप कहाँ भी जाएंगे आपको अवामी सतह पे यही जज्बात मिलेंगे। आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में भी अवाम, यानी पूरे 25 करोड़ अवाम इस वक्त फ़लस्तीन और ईरान के साथ खड़े हैं। हमारी मुश्किल ये है कि हमारे हुक्मरानों की मजबूरियाँ ये हैं कि आपको मालूम है कि कितने ही मुल्क खलीज फ़ारस के ऐसे हैं कि जहाँ अमरीकी फ़ोर्सेस बराह रास्त बैठी हुई हैं, उनकी इतनी फ़ौज नहीं है जितने फ़ौजी 8-8, 10-10 हज़ार अमेरिका के वहाँ पर बैठे हुए हैं। वो चाहने के बावजूद भी हरकत नहीं कर सकते ना, वो कुछ भी नहीं कर सकते। और ये एक दिन में नहीं हुआ, ये एक साल में नहीं हुआ। इसी तरह हमारी मुआशी मजबूरियाँ, हमारी और मजबूरियाँ, पता नहीं क्या क्या मजबूरियाँ। तो पाकिस्तान ने तो बहरहाल बहुत अच्छा दूसरों के मुकाबले में स्टैंड लिया है और बयानात भी आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है। लेकिन देखिए बात इससे आगे बढ़कर है, ये ईरान का डिफेंस नहीं है। फिर बार बार अब जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा, बिरादर काशिफ भी कह रहे हैं कि ये पूरे आलम इस्लाम का डिफेंस है ईरान भाई। ये आपको अपने डिफेंस के लिए उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा, अपने लिए खड़ा, अपने दिफा के लिए खड़ा होना पड़ेगा। और हर आदमी इस बात को समझ रहा है। इन मजबूरियों की जंजीरों को जब तक आप नहीं तोड़ेंगे,
उस वक्त तक काम नहीं बनता। देखिए इतने बड़े बड़े मुल्क हैं हमारे, और पाकिस्तान के अलावा भी तो मुल्क हैं, लेकिन कोई जुर्रत नहीं कर रहा कि मैदान में मजम्मत सब कर रहे हो। IC में सब ने मजम्मत की, इस तरह का एलामिया भी जारी कर दिया, लेकिन हिम्मत नहीं कर रहे। आखिर ईरान कैसे खड़ा है, सोचना चाहिए ना कि 46 साल से पूरी दुनिया की पाबंदी है उसके ऊपर, उसके बावजूद वो खड़ा है और अल्हम्दुलिल्लाह इस्तिकामत दिखा रहा है। तंगे हुर्मुज़ यानी आबनाए हुर्मुज़ बंद करने की बात कर रहा है। अभी उनके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। अभी तो ईरानियों ने, मैं आपको बता दूं, देखिए मैं जानता हूं उनको, अभी लड़ाई शुरू ही नहीं की ईरानियों ने। जब वो लड़ाई शुरू करेंगे तो इनको दिन में तारे नजर आ जाएंगे। इसराइल तो अब जैसे अभी खबर आ गई ना ब्रेकिंग न्यूज़, क्योंकि वो जानते हैं कि ईरान क्या कुछ कर सकता है। अब मैं आपको क्या बताऊं कि मैं जानता हूं। अभी तो मैं आपको ये बता दूं कि उनको ये अंदाजा ही नहीं है कि जो उनकी ब्रिगेड्स हैं, जो उनकी शहादत ब्रिगेड्स हैं, जो उन्होंने तैयार किए गए, अभी वहां तक बात ही नहीं पहुंची। ईरान बार बार ये समझा रहा है कि मुझे उस जगह तक ना पहुंचाओ कि जब हम आखिरी हरबे इस्तेमाल करेंगे। तो इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि आलम इस्लाम के कुछ हुक्मरान ज़रूर इस वक्त उनको खड़े होना चाहिए। देखिए मैं फिर बताऊं, रहनुमा खड़े हो आवाम के सहारे ना, नेल्सन मंडेला, क्योंकि उसकी कौम उसके पीछे थी ना, क्या कर सके, कुछ नहीं कर सके उसका, और वो कहाँ पहुंच गया। चेयरमैन माओ, कौम उसके पीछे थी। रहनुमाओं के पीछे जब कौम खड़ी हो ना, तो फिर रहनुमा को परवाह नहीं होती। तो हमारे रहनुमाओं को ईरानी सोचना कौम चाहिए भी कि इस्तिकामत के साथ खड़ी है, और यही वजह है कि वेस्ट को ही अब शिकस्त के बादल नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से अब जंगबंदी के पैगामात भेजे जा रहे हैं। काशिफ साहब, आप इस पैगाम को कैसे देखेंगे? क्या मैं ये कह सकती हूँ कि जिस तरह का पैगाम सामने आया जंगबंदी के एतबार से, क्या ईरानी कौम की इस्तिकामत के आगे वेस्ट ने घुटने टेक दिए? बार के रोज जब अमेरिका की तरफ से ईरान पर जारियत की, तो उसके जवाब में ईरान ने बड़ा ही जबरदस्त किस्म का और बड़ा ही कैलकुलेटेड और मैयड किस्म का रिस्पांस जो है वो इसराइल पर हमले करके दिया। यानी अ, ईरान को ये पता है कि अमेरिका की कमजोरी क्या है। अमेरिका के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो इसराइल की सिक्योरिटी है। तो ईरान ने बजाय जंग को फैलाने के, ईरान ने उसी जगह पर फोकस किया, उसका जो कमजोर तरीन नुक्ता है, और वो इसराइल है। तो उस दिन के हमले में, ये बिल्कुल न्यूट्रल सोर्सेज की मैं बात कर रहा हूँ, आप वेस्टर्न मीडिया देख लें तो कम से कम 10 हिट्स तो उस दिन, 10 इम्पैक्ट्स की बात इंटरनेशनल मीडिया कर रहा था, और बड़ी भरपूर किस्म की मिसाइल की बैराज जो है ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों की बौछार की। तो उसके बाद से इसराइल के अंदर से ये बाकायदा तौर पर अब आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। वो इसराइल जो पहले रिजीम चेंज की बात करता था, अब अगर आप उनके मौजूदा जो एस्टेब्लिशमेंट है या जो उनके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं जैसे नफ्ताली बेनेट है, या इस तरह के बाकी जो एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, साबका जो लोग हैं, वो खुद ये कह रहे हैं कि हमें ईरान की रियासत के अंदर के मामला से गर्ज नहीं है। हम ये चाहते हैं कि ईरान अपनी फॉरेन पॉलिसी में जो मुनासिब तब्दीलियां वो कर दे। वजह क्या है? क्योंकि इसराइल जो है एक छोटा मुल्क है, उसकी इतनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं है, तो वो लंबी जो जंग है वो उसे अफोर्ड नहीं कर सकता। मुआशी लिहाज से ये जंग उसके लिए बहुत खतरनाक साबित हो रही है, बहुत महंगी साबित हो रही है। एक एक रात में उसे मिलियंस ऑफ डॉलर के इंटरसेप्टर जो है वो यूज करना पड़ रहे हैं। उसके जो इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक अहमियत के शहर हैं, जैसे कि हैफा है, जैसा कि तल अवीव है, इस तरह के इंपॉर्टेंट सिटीज जो है वो उसके जो है वो निशाना बन रहे हैं। मुआशी नुकसान हो रहा है, उसका फौजी नुकसान हो रहा है, वहां पर साइकोलॉजिकली लोग जो है वो बहुत ज्यादा परेशान है, शेल्टर्स में उन्हें जाना पड़ रहा है। तो मुआशरा पूरा जो है, छोटा मुल्क है, तो मुआशरा पूरा जो है अबतरी का शिकार है। दूसरी तरफ आप आ जाए, ईरान बहुत बड़ी सिविलाइजेशन है, जैसा कि अलामा साहब ने फरमाया, 5000 साल की उनकी हिस्ट्री है, जंगों का एक तजर्बा है। कभी उन्होंने अगर पिछले 100 साल में भी देखें तो कहीं जारियत नहीं की, लेकिन अपने ऊपर होने वाली हर जारियत का उन्होंने डट के काशिफ अली मुकाबला साहब, किया। जरा वक्त की मुझे किल्लत का सामना है, और अल्लामा साहब और मुनव्वर साहब के भी जवाबात मैं चाहती हूँ। कुछ मुख्तसर मेरे सवालात हैं। सर, अब जंगबंदी की बातें की जा रही हैं, आपको लगता है कि ईरान डिप्लोमेसी के लिए, मुज़ाकरात के लिए राजी होगा? बिकॉज एक दफ़ा नहीं बल्कि 2 मरतबा उनको बैक स्टेप किया गया मुज़ाकरात के नाम पर। मुनव्वर साहब, देखिए, ये डायबॉलिकल अटैक था ईरान के ऊपर। पहली दफा एक तरफ बातचीत पर, और दूसरी दफा हमला, और दूसरी दफा फिर बातचीत और फिर हमला। इसको हम कहते हैं डायबॉलिकल अटैक ओवर ईरान। मैं नहीं समझता कि ईरान इस तरफ जाएगा, बिकॉज माजी में लिबिया को भी बातचीत करके उसे तबाह बर्बाद कर दिया गया, और लिबिया में कर्नल कजाफी की बेटी आयशा का भी मैसेज ईरानियों के लिए आ चुका है, और अपने तजर्बे से उन्होंने बताया है कि बातचीत पे कभी भी यकीन न रखें। इसके अलावा आपको याद होगा, वेनेजुएला हो या क्यूबा हो,
कई दफ़ा अमेरिका ने कोशिश की कि उनकी हुकूमतों को बर्बाद किया जाए, जिस तरह अल्लामा साहब ने बड़ी बेहतरीन बात की, चूँकि अवाम का साथ था हुँ। और वहाँ पे आपको पॉलिटिकल एंड सोशल कोहेसिवनेस नज़र आ रही थी। अमेरिका के मुकाबले में वो ताकत नहीं थी, लेकिन उन्होंने रेज़िस्ट किया और अपनी हुकूमतों को बरकरार रखा हुँ। और यही मामला नॉर्थ कोरिया के हवाले से भी हमें नज़र आता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप चिली को देखें, हाँ। अलांदे ने बातचीत की और आखिर में अलांदे की हुकूमत को हटा के जनरल पिनोची को इम्पोज कर दिया गया। तो हुँ। बात ये है कि ईरान के पास एक ही ऑप्शन है, दैट इज रेजिस्टेंस, और तारीख में अच्छा, मुनव्वर हमेशा साहब उनको ज़रा याद वक्त की रखा गया मुझे है जिन्होंने किल्लत रेजिस्टेंस का दी है। सामना है। अलामा साहब का भी नुक्ता नज़र मुझे लेना है क्योंकि कंक्लूडिंग पॉइंट मुझे उनका भी चाहिए। सर, आप मुझे ये बताइएगा कि जो रशिया और चाइना जैसे की प्लेयर्स हैं रीजन में, उनके किरदार को आप कैसे देख रहे हैं? और अगेन सर, कल हमने देखा कि बड़ी रौनक थी जिस तरह से पेंटागन के कुछ रहनुमाओं ने कहा कि अमेरिका की बाजी सबको माननी होगी। बेटा, मेरा दोनों बातों का मैं मुख्तसर सा जवाब देता था। जो रौनक की बात की ना, ये अंदर का खौफ है जो वो बाहर लाना चाह रहे हो, जिसको हम कहते हैं ना गीदड़ भपकियाँ के दूसरे को डराओ। ये अंदर का खौफ है जो वो जाहिर कर रहा है। फिरौन भी आखिर वक्त तक ये कहता रहा कि मैं सबसे बड़ी ताकत हूँ, जब उसके गर्क होने का वक्त आया। दूसरी बात बेटा, चाइना और रशिया का मैं बताऊँ कि मैं इतनी जल्दी नहीं देख रहा कि वो जंग वंग के मैदान में कूदेंगे जब तक बराह रास्त उनके मफादात पर चोट ना पड़े। ये दुनिया मफादात की है, यहाँ जज्बात या एहसासात या मॉरलिटी इस की तो कोई वैल्यू नहीं है ना, मफादात की है। तो रशिया हो या चाइना हो, ये उस वक्त तो कूदेंगे जब जंग बहुत आगे बढ़ जाए और जब इनके मुनाफे खतरे में पड़ जाए, जब इनके पानी के रास्ते बंद होने लगे, तो फिर उस वक्त तो हो सकता है जब आलमी जंग एक बड़ी सूरत बड़े उस पैमाने पर हो। लेकिन अभी मैं नहीं देखता। और तीसरी बात, दो जुमलों में आपको अर्ज कर दूँ, ये जो फिर डायलाग और अमन की बातें करें, इस धोखे में नहीं आएगा ईरान। जब हम नहीं आ रहे, हमें मालूम है कि डायलाग के बहाने क्या करना चाहते हैं ना, तो लिहाजा ईरानी इस धोखे में नहीं आएंगे, क्योंकि ईरान तो पहले दिन से वो तो डायलाग में था ना, डायलाग कर रहा था। उसकी डेट मुअय्यन थी 15-13 को, आपने हमला कर दिया। फिर आपने कहा 2 हफ्ते का टाइम देते हैं, आपने रात को हमला कर दिया। तो मैं नहीं समझता कि ईरानी हुकूमत अब इस डायलाग की तरफ के धोखे में आई। बिल्कुल सर, आपका पॉइंट आ गया है। और कल हमने देखा भी था कि जब ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर बात हुई कि क्या आप वेस्ट पर अब वैसा ही ट्रस्ट करते हैं जैसा पहला करते थे, तो उन्होंने यही कहा कि जब ये एग्रेशन कम होगा तो उसके बाद ही हम देखेंगे कि वेस्ट के साथ कैसे डील करना है। मामलात मजीद भी अगर आगे एस्केलेशन की जानिब जाएंगे तो खित्ते का तबाह होने का खदशा पैदा हो जाएगा। मिडल ईस्ट अगेंस्ट एक बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रीजन है, इसने बहुत सारी प्रॉक्सीज वॉर देखी हैं, और जो नया फ्रंट अमेरिका और इसराइल ने खोल दिया है खित्ते के के लिए, ये बहुत ख़तरनाक है। तो आई होप कि सैनिटी प्रिवेल करे और जो मामलात हैं डायलॉग्स के ज़रिए हल होते हुए हमें नज़र आएँ। अल्लामा हसन ज़फ़र नकवी साहब, डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब और काशिफ अली साहब हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त भी अपने अख्ताम को पहुँचता है। मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।